हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इस सेमेस्टर से हम काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हमने देखा था सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसकी सेल की थ्योरी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन, प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन। और इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में टॉपिक बनाया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप जाकर के चैनल के अंदर देख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं सेल ऑर्गन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीईआरएल सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। और जितने भी और भी रिमेनिंग सेल ऑर्गन जैसे कि राइबोसोम और प्लास्टिड क्या होता है, ये कि प्लास्टिड को आपको बीएससी सेकेंड ईयर के सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर भी। न्यूक्लियस के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। और जब हमने न्यूक्लियस के बारे में वीडियो बनाया तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन लाइक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक नेटवर्क प्रेजेंट है, ठीक है, धागे की तरह एक नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको हमने कहा था क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किस किस चीजों का, उसका अगर कंपोजिशन देखें तो वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है। सो अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो क्रोमेटिन जो होता है वो जो है उसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए प्लस 5% उसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है अगर आप इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो वो तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो करके जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, क्योंकि सेल अगर आप सेल साइकिल को देखें तो उसमें दो फेज होते हैं। एक होता है डिविजिबल फेज जिसमें सेल डिवाइड होते हैं, उसको हम एम फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डिवीजन होगा वो मेयोसिस या माइटोसिस होगा। और इसके अलावा जो सेल साइकिल के अंदर जो दूसरा फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S1, ठीक है, G1, S एंड G2। G1 फेज के अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं 46, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब वो जो 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो एस फेज में रिप्लिकेट करता है, ठीक है। तो एस फेज में के अंदर हमने ये जान लिया कि जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेशन करता है। उसके बाद आता है G2 फेज, ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस होते हैं। ये सब हम सेल साइकिल के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि ये जो डीएनए है, डीएनए किस तरीके से एक आपस में फोल्डेड हो करके, ठीक है, डीएनए का यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हम देखेंगे कॉइलिंग या पैकेजिंग देखेंगे, किस तरह से वो पैकेजिंग होगा। तो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पता है क्रोमेटिन जो है स्टेनिंग के बेस पर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, इसको भी हम कवर कर लेंगे। और इसके अलावा इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, और फिर डीएनए जो है वो कंडेंस हो करके आगे चल करके क्रोमोसोम बनाता है, एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो आज हम क्रोमोसोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको क्रोमोसोम के बारे में भी पता चलेगा, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के टाइप्स, नंबर, शेप, साइज, ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक अगर देखा जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर जेनेटिक के डायरेक्ट टॉपिक अपलोड करूँ तो वो सही रहेगा। पहले आपको समझना होगा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम होता क्या है, और दूसरा डीएनए के बारे में। तब हम जेनेटिक्स के टॉपिक जितने भी है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, द जर्नी फ्रॉम क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम। और वीडियो के इस क्लिप में मैं आपको समझाऊंगा क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने के बीच में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। हमें क्रोमेटिन को ही समझना पड़ता है और क्रोमेटिन के बेसिक यूनिट डीएनए को समझना होता है। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है। लेकिन आप ये समझ लीजिए जैसे मैंने किसी बुक को, किसी किताब को किसी एक पन्ने में लिख दिया है, जस्ट वही काम मैंने यहां पर किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो वीडियो के इस क्लिप में आपको सिर्फ समझना है कि आखिर कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो डीएनए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे आपने प्रोटीन पढ़ा है तो प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सबसे जो छोटी स्मॉल यूनिट जिसे हम बोलते हैं तो वो है अमाइनो एसिड। और अगर आपको बहुत ही ईजिली समझाने की कोशिश करूं, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, ईंटें। बहुत सारे ईंटें मिल करके एक दीवार खड़ा करती हैं, बहुत सारी दीवार मिल करके एक कमरा बनाती हैं, और कई सारे कमरे मिल करके एक पूरे घर का निर्माण करती हैं। जस्ट इसी तरह से जो डीएनए का है, डीएनए पैकेट होकर के डीएनए की पैकेजिंग होती है डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट नैनोमीटर पर, तब वो जा करके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम जो
डीएनए होता है वो क्या है, वो मतलब ये जो क्रोमोसोम क्या है, वो एक डीएनए की पैकेजिंग है, एक पैकेट्स ऑफ डीएनए, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। बहुत ही सिंपल, इसमें आप ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश ना करें। आपको सिर्फ, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्रोमोसोम इज़ नथिंग, ये सिर्फ क्या है, एक डीएनए का पैकेट है, बहुत सारे डीएनए का पैकेट। ठीक है, इसमें मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें उसकी जो डीएनए की जो लेंथ है वो पूरे सोलर सिस्टम को, जो हमारा सूरज है, जो सोलर सिस्टम है, उसको 2 बार लपेट सकती है। मतलब इतना डीएनए है, इतना लंबाई में हमारे पास लेंथ में डीएनए प्रेजेंट है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स पैकेटिंग, मतलब जो पैकेज किया गया है हमारी बॉडी के अंदर, जो डीएनए का पैकेजिंग है क्रोमोसोम के अंदर, ये कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको बिल्कुल खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको जो उलझा हुआ धागा है इसको हमें सुलझाना होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आज हमारा यही टॉपिक है और इसको बहुत ही बेसिक और नॉलेजेबल पॉइंट है। अगर आपको जेनेटिक्स में एंट्री करनी है तो आपको डीएनए क्रोमोसोम को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, इसमें जो डीएनए में क्रोमोसोम के टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्रोमेटिन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप जेनेटिक्स में एंट्री करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपने ये समझा नहीं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक सी आपको बातें बताऊं। आपको पता है कि हमने अभी तक सेल बायोलॉजी की काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर किए। मैंने वहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में भी समझाया था। न्यूक्लियस को मैंने काफ़ी सारा वहाँ पर मैं समझा चुका था, इसका केमिकल कंपोजिशन, फंक्शन, सब कुछ मैं समझा चुका था। बट हमने वहाँ पर क्रोमेटिन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमारा टॉपिक ही था न्यूक्लियस। तो हमें किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी यूनिट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रोमेटिन है। अब इस क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम बनता है यही हमको देखना है। मैंने आपको क्या बताया था न्यूक्लियोसोम के अंदर कि जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस हो करके, मतलब कि आप कंडेंस का मतलब आप यही समझ लीजिए कि कोई चीज़ फैली हुई है। ठीक है, अब आपने उसको इकट्ठा कर दिया, पूरी एक अच्छे से उसका पैकेजिंग कर दिया और इकट्ठा होकर के वो जो है आगे चल करके एक मजबूत सी एक बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर बन रही है। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत सारा कूड़ा बिखरा हुआ है। ठीक है, अब आप उसने कूड़े को इकट्ठा करके किसी एक डब्बे में पैक कर दिया। तो वही काम यहाँ पर है कि बहुत सारे क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन ये प्रोसीजर कब होता है, ये सेल डिवीजन के दौरान होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सेल के बारे में आपको बता देता हूँ। हालांकि सेल डिवीजन के ऊपर, मियोसिस, माइटोसिस के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैं किसी एक बुक को पूरा सिर्फ एक ही ग्राफ पर लिख कर लाया हूँ, पूरी बुक को सिर्फ एक पेज पर लिख कर लाया हूँ। तो इसको जितना आप समझेंगे उतनी ही नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है हमारा सेल। आपको पता है जब सेल डिवाइड होती है, जैसे हमारी सेल है, हमारी बॉडी के अंदर सेल है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें दो, मतलब कि एक सेल के अंदर 2 फेज होते हैं। एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेज। एम फेज का मतलब जैसे या फिर आप इसको सिंपल शब्दों में कहें तो डिवाइडिंग फेज होता है सेल के अंदर। ये डिवाइडिंग फेज, एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज। एम मतलब कि या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। डिवाइजन जो डिवाइडिंग होती है सेल, वो 2 प्रोसेस के थ्रू ही हो सकती है, या तो मियोसिस होगा डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होगा। सो जो दूसरी फेज होती है वो कहलाती है इंटरफेज। इंटरफेज जो होती है, इसके अंदर आप अगर क्रोमोसोम्स को देखना चाहें तो क्रोमोसोम आपको नहीं दिखाई देंगे। इसमें क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? रीज़न ये है कि सेल, आप कभी भी सेल को आप देखेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय जो है क्रोमोसोम इस तरह से पैकेट्स के रूप में, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह से दिखाई दें, ऐसा नहीं है। ये जो है सेल की, जैसे सेल है ये लगातार एक साइक्लिक फॉर्म है, चलता जा रहा है, डिवीजन करता जा रहा है। इसका कंडेंसेशन भी हो रहा है, डिकंडेंसेशन भी हो रहा है। तो किस कंडीशन में, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप जो मैं पॉइंट बताता रहूँगा एमसीक्यूज़ के लिए, वो भी आप नोट करते रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम पेपर में या किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सेल की साइकिल में किस फेज में क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है, टोटली विजिबल होते हैं, तो वो है क्रोमोसोम का मेटाफेज। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें जो मेटाफेज आती है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अपीयर होते हैं, ठीक है, अच्छे से दिखाई देते हैं। बाकी ये जो पूरा इंटरफेस है, इसमें तो कंडेंसेशन होने में ही, मतलब कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन दिखाई देता है। और क्रोमेटिन कैसा दिखाई देगा, जैसे आपने ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से
स्ट्रिंग्स पर बीड्स, मतलब कि जो तार है उस पर दाने के समान, एक जैसे मोती लड़ी जो होती है, माला जो होती है, ऐसी स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है अभी इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे, न्यूक्लियस यहाँ पर सोलेनॉइड मॉडल या न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर, ये सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम कहाँ पर थे कि भाई जो सेल डिवाइड होती है तो वो दो तरीके से होती है। ठीक है, एक मियोसिस एक माइटोसिस। तो सेल में दो फेज हो गए, एक तो डिवाइडिंग फेज और एक इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, अब कोई सेल बन चुकी है तो सेल इंटरफेज में वर्किंग करती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कई सारे टिश्यूज़ हैं। ठीक है, अब वो जो टिश्यूज़ हैं वो क्या है, एक सिमिलर ग्रुप या डिफरेंट सेल्स के, मतलब कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, आपको पता है कि भाई बहुत सारे सेल का एक ग्रुप। अब वो जो सेल है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम टाइप के सेल्स का भी ग्रुप हो सकता है, और वो आपस में मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, इकट्ठा होकर के टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं और वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब वो जो फंक्शन है वो इंटरफेज के ड्यूरिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड है या पैनक्रियाज हमारी ग्रंथि है, तो उससे जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो वो जो जूस निकले काम है वो इंटरफेज में होता है। ठीक है, मतलब सेल वर्क कर रही है, सेल ने अपना काम। अब यहाँ पर थोड़ा ना है कि जो सेल है हमारी, वो हम क्यों बना रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल क्यों बन रही है, काम करने के लिए बन रही है। हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, हर एक टिश्यूज़ का अपना अपना अलग फंक्शन है, तो इंटरफेज के दौरान वो अपना फंक्शन करती है। ठीक है, और ये जो डिवीजन फेज है, इस फेज में वो डिवाइड होती है सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि ये जो इंटरफेज होता है इसको हम फर्दर 3 फेज में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, एक होता है G2 फेज। ठीक है, G1 फेज के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास डिवाइडिंग जो सेल्स थी वो डीकंडेंस हो करके इसमें 46 क्रोमो, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर G1 फेज में आपको दिखाई देंगे 46 क्रोमोसोम्स। कितने दिखाई देंगे, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन G1 फेज के अंदर प्रेजेंट तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि उस समय उसमें एक तो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मीडियम पूरा भरा रहता है, दूसरा ये आपस में कंडेंस नहीं होते। कोई चीज़ कंडेंस होगी, इकट्ठा होगी, तभी तो वो पूरी तरीके से विजिबल हो गई, लेकिन यहाँ पर तो कंडेंस नहीं होता। कंडेंसेशन स्टार्ट मतलब जब ये जो सेल है, वो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होता है, जब वो कंडेंस होगा तभी तो वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, फिर न्यूक्लियोसोम मॉडल, तब जाकर के क्रोमोसोम में ऐसे दिखाई देगा कंडेंस होकर के। कंडेंस मतलब इकट्ठा होकर के, लेकिन यहाँ पर इंटरफेज में ये काम नहीं होता। ये काम सिर्फ डिविजल फेल के जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है तभी ये काम होता है, ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरीके से मेटाफेज में आकर के ये जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली विजिबल होते हैं। अब इसके बाद अब आप देखेंगे जो एस फेज होता है, इस पॉइंट को नोट कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल साइकिल के अंदर कौन सी ऐसी फेज है जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन करता है, डीएनए रिप्लिकेट करता है, तो वो है उसकी एस फेज। इंटरफेज के अंदर जो एस फेज होती है उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो अच्छा, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जैसे ये 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, भले कि वो विजिबल नहीं है लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम, अगर ये डिवाइड होंगे तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको डीएनए की एक थ्रेड नजर आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रोमियर है बीच में, ये क्रोमेटिड है, और ये जो ब्लू कलर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमने डीएनए शो किया हुआ है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर आपको एक डीएनए दिखाई दे रहा है और टोटल 46 क्रोमोसोम है तो 46 डीएनए होगा। अब ये जो 46 डीएनए अगर रिप्लिकेट करेंगे तो 46 की गुना अगर आप 2 से करें तो 92 हो जाएंगे। ठीक है, 46 दूनी कितना होता है, 92। अब 92 क्रोमोसोम्स, क्या आपने सुना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 96 क्रोमोसोम है? नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि रिप्लिकेशन होता है एस फेज में जा करके, उस हिसाब से तो 92 होने चाहिए। तो रीज़न ये है कि देखो ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, क्रोमेटिड, और बीच में क्या है यहाँ पर डीएनए। देखो ये जो डीएनए है वो रिप्लिकेट करके अपनी एक और कॉपी बनाता है, और इस तरह से 46 डीएनए रिप्लिकेट करके अपनी अपनी कॉपी बना करके 92 क्रोमोसोम्स हो तो जाएंगे, लेकिन वो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच करेंगे। दैट इज द मेन पॉइंट। इस पॉइंट को नोट कर लें, ये काफ़ी आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि
हालांकि आप लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को पहले से पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो है रिप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी सपोज करो ये हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम है वो इस कंडीशन में है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको दिखाई नहीं देंगे आपको उस समय क्रोमोसोम, क्योंकि कंडेंस नहीं हुए हैं, हालांकि प्रेजेंट जरूर है 46 क्रोमोसोम। अब जो डीएनए की कॉपी है जब वो रिप्लिकेट करेगी, अपने 2 बनाएगी, तो वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगी। तो जो मैं बता रहा हूँ कि जो 46 क्रोमोसोम हैं वो इस कंडीशन में रहते हैं, मतलब पहले भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और उसके बाद भी डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद भी 46 क्रोमोसोम रहते हैं। अब ऐसा क्यों है? रिप्लिकेशन के बाद तो 92 होने चाहिए। रीज़न ये है कि वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये क्या है, आप कहेंगे क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम। ये क्या है? ये भी क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम ये चारों हैं, लेकिन आप कहेंगे ये जो क्रोमोसोम है इस पर आपको कितने क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं? 1 क्रोमेटिड। ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है इसमें आपको कितने क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं? 2 क्रोमेटिड। ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है इसमें 3 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है इसमें 4 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नंबर ऑफ जो क्रोमेटिड होते हैं, या आपसे कोई पूछे जैसे क्रोमोसोम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पर। मतलब अगर 1 सेंट्रोमियर है तो उस पर चाहे आप जो है 4 क्रोमेटिड जोड़ दो, क्रोमोसोम एक ही कहलाएगा। लेकिन अगर 2 सेंट्रोमियर है तो चाहे आप उसको अलग अलग, सपोज करो कि ये जो हमारे पास डीएनए का ये हमारे पास जो है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो अगर सपोज करो एक और अगर यहाँ पर एक सेंट्रोमियर बन गया है, जो बीच में गोलाकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। अब यही सेंट्रोमियर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अब ये जो सेंट्रोमियर है अगर इस पर एक और क्रोमेटिड आ जाता है तो हम क्या कहेंगे उस वक्त? तो कि हमारे पास अब दो क्रोमोसोम हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। दूसरा पॉइंट और नोट करेंगे, नंबर ऑफ डीएनए किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पर। जितने क्रोमेटिड आपको दिखाई देंगे उतने ही डीएनए के थ्रेड उसमें प्रेजेंट होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने क्या सीख लिया है? अभी तक आपने ये सीख लिया, आपके माइंड से ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये इस तरह से भी हो सकते हैं, बट इसमें डिपेंड करता है क्रोमोसोम का नंबर उसके सेंट्रोमियर पर। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी आपको पता है कि ये जो मायोसिस माइटोसिस होता है इसमें आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। ये तो जब हम पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन, उसके अंदर हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट नोट करना है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से विजिबल होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, उसके बाद नहीं होते। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली विजिबल नहीं होंगे, दिखाई तो देंगे बट ऐसे नहीं होंगे जैसे इस स्ट्रक्चर में, जिस शेप में आप क्रोमोसोम को एज्यूम करते हो, जिस स्ट्रक्चर में आप क्रोमोसोम को सोचते हो। आपके माइंड में क्रोमोसोम का सिर्फ ये डायग्राम बना होगा। जैसे आपके माइंड में लिया जाता है कि क्रोमोसोम, तो आपके 9th में जैसे आपने पढ़ा होगा, 10th 12th 11th, तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा तुरंत, ऐसा माइंड में आपके ये शेप बनता है। लेकिन अब आपके माइंड में ये समझ में आ गए होंगे कि क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। उसी के बेस पर जो है हम क्रोमोसोम की संख्या को गिनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्रोमेटिन के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ समझाया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सेल बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने काफ़ी डिटेल में उसको जो है आपको समझाया है, ठीक है, अच्छे लेवल पर, नीट के लेवल पर मैंने आपको समझाया है। तो देखो, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, और ये हमारे पास है क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन होता है ये किस चीज़ का बना होता है? मेनली आपके माइंड में कंपोजिशंस जरूर आया होगा कि क्रोमेटिन का कंपोजिशन क्या है। तो देखो, मैं सिंपल शब्दों में कहूँगा ये डीएनए प्लस हिस्टोन का बना होता है। एक तो इसमें डीएनए होगा, दूसरा हिस्टोन, या और ज़्यादा अगर आप डिटेल में कहें तो इसमें नॉन यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन मतलब बेसिक प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन है, और नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन है, और इसके अलावा आरएनए भी 5% मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, 60% तो आपको प्रोटीन, इसमें प्रोटीन मिल जाएगा, बाकी 40% या 35% डीएनए मिल जाएगा, 5% आरएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है, क्या? केमिकल कंपोजिशन आप बोल सकते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन है इसमें आप देखेंगे, ये तो मैंने आपको इसका कंपोजिशन बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर पे इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है ये जो है पॉजिटिवली चार्जेड प्रोटीन होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, ठीक है। और आपको डीएनए का आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिड जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो इस तरीके से माइनस और प्लस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही रीज़न है कि ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम का मॉडल, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जो डीएनए का जो थ्रेड है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है रैप कर रहा है, ठीक है, रैपिंग हो रही है, इसमें एक कोइलिंग हो रही है, आप बहुत अच्छे से कहें तो अब हम थोड़ा सा अब जान लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। नोट करते जाइए, ये पॉइंट थोड़ा नोट करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनको आप माइंड से यूज़ नहीं करके उसको आपको याद करना ही होगा। तो वो पॉइंट है, जैसे कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये 5 प्रकार का होता है। एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, यहाँ पर A की जगह आप लगा लीजिए H2B, ठीक है। उसके बाद H3 और H4, ये 5 प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब ये जो H1 होता है इसमें अब हम थोड़ा सा, क्योंकि प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी। तो इसमें अमाइनो एसिड का कौन सा भाग, मैंने आपको कहा बेसिक प्रोटीन ज़्यादा होता है। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन है, और बेसिक प्रोटीन के अंदर की क्या बता रहा है, अपने आप में ये बता रहा है कि जो अमाइनो एसिड है उसमें एक अमाइनो ग्रुप फालतू है, एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, जो कि उसको बेसिसिटी प्रोवाइड करा रहा है। ये बात मैं अमीनो एसिड के लेक्चर में केमिस्ट्री जूम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आपको पता भी होगा। यहाँ पर जो लाइसिन है, जो H1 प्रोटीन है वो जो है लाइसिन रिच होता है, मतलब इसमें बहुत सारे 20 प्रोटीन प्रेजेंट हैं, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, बट इसमें लाइसिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, करेक्ट। अब ये जो H1 प्रोटीन की थोड़ा और भी खास मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये अलग अलग एनिमल के या जीव के स्ट्रक्चर में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग लिविंग सेल्स के अंदर, ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन H1 जो होता है उसका जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट है H2A। ये जो हमारे पास H2A एंड H2B प्रोटीन है इसमें स्लाइटली लाइसिन रिच होता है, मतलब इसमें जो लाइसिन होता है बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम मात्रा में रिच होता है, ठीक है। उसके बाद आता है H3H4 हिस्टोन प्रोटीन, तो इसमें आर्जिनिन रिच होता है, इसमें जो है आर्जिनिन अमाइनो एसिड की जो मात्रा है या कंटेंट या अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो क्रोमेटिन है ड्यूरिंग इंटरफेज, जब आप क्रोमेटिन को इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज आपको ऑलरेडी पता है सेल साइकिल के इंटरफेज और एक डिवाइडिंग फेज, तो इंटरफेज के अंदर आप क्रोमेटिन को देखोगे तो ये माला की तरह, जैसे किसी तार पर मोती जो है लपेट दिए जाएं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर इस कंडीशन में या सेल की इस स्टेज में अगर आप इसको स्टेनिंग करते हैं किसी बेसिक डाई या एसिडिक डाई के साथ, तो आपको 2 तरह के रीजन नजर आएंगे क्रोमेटिन के, मतलब क्रोमेटिन 2 भागों में दिखाई देगा। पहला पार्ट आपको दिखाई देगा थोड़ा स्लाइटली स्टेन, मतलब जो मैंने आपको क्या कहा, स्टेनिंग होगा, तो स्टेनिंग में कुछ पार्ट क्रोमेटिन का ऐसा होगा जो कि स्लाइटली स्टेन होगा, मतलब ज़्यादा गहरा स्टेनिंग आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, ज़्यादा गहरा कलर नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टेन आपको दिखाई देगा जो कि बहुत ही डीपली स्टेन हो चुका है, मतलब गहरा कलर हो चुका है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्रोमेटिन के 2 भाग होते हैं, एक भाग होगा हेट्रोक्रोमेटिन, एक भाग होता है यूक्रोमेटिन। अब गाइज एक पॉइंट और नोट करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपने यहाँ पर बेसिक डाई लिया है तो हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो रीजन है वो डीपली स्टेन होगा और यूक्रोमेटिन वाला रीजन लाइटली स्टेन होगा। बट अगर आप यहाँ पर एसिडिक डाई लेते हैं तो इस कंडीशन में हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन जो होता है वो लाइट, यहाँ पर पहले तो डीप था लेकिन अब जो है लाइटली स्टेन होगा, और ये यूक्रोमेटिन वाला रीजन जो है वो डीपली स्टेन होगा। तो ये डिपेंड करता है बेसिक कि आपने डाइज कौन सा लिया है, एसिडिक डाई लिया है, बेसिक डाई, इनकी जो स्टेनिंग होती है। दूसरा एक और थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, जो मेन डिफरेंस है नंबर फर्स्ट की, हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब जो डीएनए के काम होता है उसमें ज़्यादातर ये पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, तो इसमें जो है ये इनएक्टिवली ये जो है काम नहीं करता, काम करता है लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं लेस एक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा जो यूकैरियोटिक यूक्रोमेटिन वाला जो रीजन है, जो क्रोमेटिन का यूक्रोमेटिन वाला जो रीजन है, जो भाग जो है लाइटली स्टेन हो रहा है बेसिक डाई की प्रेजेंटेशन में, इसकी क्या खास बात है, एक तो ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, दूसरा ये मेटाबॉलिकली भी एक्टिव होता है। तो ये जो है काम करने वाला रीज़न आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ क्रोमेटिन के कुछ भाग ऐसे हैं, अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके कहूँ, कुछ भाग ऐसे हैं जो कि काम के हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो कि काम ज़्यादा नहीं करते,
करते हैं लेकिन बहुत ही कम काम करते हैं। तो ये तो मैं सब क्रोमेटिन का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको मैं यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये जो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन है ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड है, तो उसको और ज़्यादा डीपली जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे बार बॉडीज़ अलग अलग एक्सेट्रा ये सारे पॉइंट आते हैं, तो इसको हम एक क्रोमेटिन का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक एक ही चार्ट पेपर पर ले लिया है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम इसको अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे हर एक टॉपिक पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूक्लियोसोम का मॉडल। देखो दोस्तों, न्यूक्लियोसोम क्या है। अभी तक हर टॉपिक जो है, हर जो टॉपिक है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक लिंक हुआ है। जैसे आप यहाँ पर मैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, आपको एक अलग टॉपिक नजर आ रहा होगा, लेकिन क्या है आप देखेंगे तो ये जो है न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है ये इसी क्रोमेटिन से लिंक है। क्रोमेटिन जो होता है, मैंने आपको क्या कहा कि ये 2 भागों का बना होता है, एक डीएनए और एक हिस्टोन। हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कौन प्रोवाइड कराता है डीएनए को? फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ठीक है। अब हिस्टोन जो होता है वो आपको पता है बेसिक प्रोटीन है, और बेसिक प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पॉजिटिव और नो नेगेटिव पार्ट है, ये जो है आप जो बीच में आप देख रहे हैं, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, हिस्टोन का ऑक्टामर, ठीक है। मतलब इसमें जो है, अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो आपको कॉइलिंग दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर में, ये डीएनए है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में। हिस्टोन ऑक्टामर बनता कैसे है? देखो, आपने पढ़ा है H2A, हमने देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियोसोम के मॉडल में ये जो 4 प्रकार के प्रोटीन, ये जो ऑक्टामर है, इसमें जो है 4 प्रकार के प्रोटीन ही पार्टिसिपेट करते हैं। H2A, H2B, H3 एंड H4। H2A, H2B, H3 एंड H4, और इनके 2 मॉलिक्यूल, मतलब H2A प्रोटीन है तो इसके 2 मॉलिक्यूल, H2B प्रोटीन है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल, H3 प्रोटीन है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल, H4 के भी 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल मिल करके आपस में 8 मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 8। तो ऑक्टामर मतलब कि 8 मॉलिक्यूल। तो ये पूरा जो ऑक्टामर स्ट्रक्चर है, इसमें ये 4 प्रोटीन, हिस्टोन के 4 प्रोटीन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी करेक्टर क्या है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि H2O के अंदर स्लाइटली लाइसिन रिच होता है, H3 और H4 जो होते हैं वो आर्जिनिन रिच होता है। तो ये दोनों क्या है? लाइसिन रिच, तो स्लाइटली, और ये दोनों आर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो है आपस में जो डीएनए होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे जो है रैप करता है, ठीक है। और ये जो रैपिंग होती है, ये जो है कितने टर्न होती है? 1.75 टर्न, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लें। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको नोट करना होगा एग्जाम पेपर के लिए या एमसीक्यूज के लिए। 1.7 टन जो है ये इस कोर प्रोटीन, या इसको हम कोर प्रोटीन या ऑक्टामर भी बोल सकते हैं, इसके चारों तरफ रैपिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ एक, ये जो इसमें जो है इस पूरे न्यूक्लियोसोम के मॉडल में एक और पॉइंट है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक H1 प्रोटीन भी होता है। तो H1 प्रोटीन इस ऑक्टामर में तो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये बाहर से लिंकर डीएनए के साथ अटैच होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं लिंकर डीएनए, अभी इसकी, ये तो एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियोसोम की पूरी एक लड़ी दिखाई देगी, जिसको हम थोड़ा भी स्टडी करेंगे। पहले आप इसी पर रहते हैं, ठीक है, अपने इस टॉपिक पर ही बने रहते हैं। इसमें आपने क्या देखा कि न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है उसमें आपने देखा हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड इसके चारों तरफ रैपिंग होती है। अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें H1 प्रोटीन, ये जो आप देख रहे हैं, ये H1 प्रोटीन बाहर की तरफ लिंकर डीएनए के साथ, लिंकर डीएनए क्या होता है? जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करता है, उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। अब एक और पॉइंट, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो डजंट मैटर, लेकिन आज आप पढ़ लेंगे कि एक मोनोन्यूक्लियोसोम मतलब एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल जो होता है, एक न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे मोनोन्यूक्लियोसोम। अगर 2 होगा तो डाइन्यूक्लियोसोम, 3 होगा तो ट्राइन्यूक्लियोसोम, 4 होगा तो टेट्रा, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियोसोम के अंदर अगर हम बेस पेयर की संख्या देखें, डीएनए के बेस पेयर की, अब ये बेस पेयर क्या है? तो अगर आपने डीएनए की स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो डीएनए की जो लेंथ होती है उसको हम बेस पेयर में, जो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं वो हमको बेस पेयर में हम उसको मेजर करते हैं। तो ये जो यहाँ पर मोनोन्यूक्लियोसोम मतलब कि एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए में टोटल जो हम देखते हैं कितने बेस पेयर इंक्लूड होते हैं, डीएनए के कितने बेस पेयर इसमें एक न्यूक्लियोसोम के अंदर अरेंज रहते हैं, तो हम कहेंगे 200 बेस पेयर। ये क्या है? एवरेज है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, मेरे एक टीचर हैं जो मुझे नेट की तैयारी कराते हैं, उन्होंने बताया था कि ये जो
आप अलग अलग बुक्स में ज़रूरी नहीं है जो आपने नंबर निकाला है हमने 200 बेस पेयर, ये आपको फिक्स नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर ने ये एवरेज नंबर है, ठीक है। आप फिक्स नहीं कह सकते कि 200 बेस पेयर होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, नो। ये जो है 199 भी हो सकता है, 198 भी हो सकता है, 200 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये हमने क्या लगाया है, एवरेज, ठीक है। एवरेज बेस पेयर मोनोन्यूक्लियोसोम के अंदर। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो आप देखेंगे, ये जो है, सपोज करो ये फर्स्ट न्यूक्लियोसोम है और ये सेकंड न्यूक्लियोसोम है, तो फर्स्ट और न्यूक्लियोसोम और सेकंड न्यूक्लियोसोम के बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो लिंकर डीएनए है, ये इसके बीच से यहाँ से तक कि हमने इसको 200 बेस पेयर मान लिया है, ठीक है। या फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 200 बेस पेयर में से कितने बेस पेयर इससे अटैच हैं, कितने बेस पेयर इससे अटैच नहीं है, तो इसकी भी आपको वहाँ पर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर आप नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए नोट करिए। ये जो रैपिंग हो रही है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड या ऑक्टामर के अराउंड जितनी रैपिंग, जितने टच कर रहे हैं, जितने बेस पेयर जो है इस ऑक्टामर को टच कर रहे हैं, उनकी जो उन बेस पेयर की संख्या लगभग 145 से 147 है। कई सारी बुक्स में 146 भी आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अलग अलग ऑथर ने, जैसे आप फॉरेन ऑथर की बुक्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 146 भी दिखाई दे सकती है। तो हमने यहाँ पर 145 से 147 हमने लिख दिया है, ठीक है। ये ज़्यादा उसमें मैटर नहीं करता, ठीक है, इतना चलता है। दूसरा, अब ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी अटैच है, तो 20 बेस पेयर होते हैं वो इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच हो गए। तो टोटल कितने हो गया, 145 और 147। तो चलो अगर हम मान लेते हैं 145 है तो 20 उसमें और भी प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 165। तो 165 के बाद अब जितने भी बेस पेयर बचे हुए हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, रिमेनिंग ऑल जो बेस पेयर बचे हुए शेष रह गए हैं वो लिंकर डीएनए में माने जाएंगे। मतलब जितना भी बचा हुआ है 200 से नीचे या 200 से अबव, ये काफ़ी, मतलब ये पूरा अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये क्या हम कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अभी बिल्कुल फिक्स नहीं कह रहा हूँ मैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ। सो 200 बेस पेयर में से अब जितना भी बचा हुआ है, हमने 165 माइनस कर दिया, तो जितना बेस पेयर है वो लिंकर डीएनए का होगा, ठीक है। जितना भी बेस पेयर है वो लिंकर डीएनए में इंक्लूड हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये है न्यूक्लियोसोम का एक नॉर्मल सा मॉडल। अगर आप इसको थोड़ा सा और भी देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल इसके बारे में देता हूँ। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, मैंने आपको क्या कहा था कि H2A प्रोटीन है, इसके 2 मॉडल है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ इतना स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो H2A, H2B, H3 एंड H4 ये प्रोटीन है। ये एक तरीके से आपको टेट्रामर दिखाई दे रहे हैं, टेट्रामर स्ट्रक्चर। हालांकि 2 मिलकर के डाइमर बना रहे हैं, लेकिन 4 मिल जाए तो क्या होगा, टेट्रामर। तो ये टेट्रामर के 2 मॉलिक्यूल हैं। अभी एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ये H2A है, H2A के 2 मॉलिक्यूल कहा था मैंने, तो एक मॉलिक्यूल तो आगे आपको दिखाई देगा, एक मॉलिक्यूल इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे। मतलब ये 3D डायग्राम है जो कि आपको समझ में नहीं, जो आपको यहाँ पर मैं 2D पर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर ये जो H2A है इसका एक और मॉलिक्यूल है जो इसके जस्ट पीछे है। तो टोटल 8 मॉलिक्यूल ऑक्टामर स्टेप बना रहे हैं। ये क्या है, हिस्टोन, जो कि इनमें इंक्लूड नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन ये बाहर की तरफ लिंकर डीएनए से अटैच रहता है। इसका काम ही होता है कि ये पैकेजिंग को थोड़ा टाइट करे, क्योंकि यार ये जो डीएनए जो होता है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको सेफ रखने की ज़रूरत है। अगर आपने डीएनए के में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स, मैंने आपको बताया था ना, आपको याद हो मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था, एमनियोसेंटियासिस प्रोसीजर। उसके अंदर मैंने आपको बहुत सी बातें बताई थी। अगर डीएनए में थोड़ा सा भी चेंजिंग या क्रोमोसोम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट को एक डिफरेंट शेप या अलग अलग कुछ भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो डीएनए को सेफ रखने के लिए इसकी हाईली पैकेजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से सेफ रखने के लिए ये सारी पैकेजिंग हुई है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ये टॉपिक उधर वाला, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया, ये है न्यूक्लियोसोम का ये जो मॉडल है, काफ़ी अच्छा और यूनिवर्सल एक्सेप्टर मॉडल है। मतलब इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा मॉडल था ये। इसमें क्या है, देखो ये जो न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है, इसमें ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये मोनोन्यूक्लियोसोम है। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम इस लिंकर डीएनए के साथ अटैच है, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम इस लिंकर डीएनए के साथ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है न्यूक्लियोसोम आपस में जो है अटैच हुए पड़े हैं, ठीक है। अटैच होकर के जो है पूरी तरीके से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इतना इजीली प्रोसेस नहीं है। इसमें काफ़ी सारे जो है अलग अलग मॉडल्स भी दिए गए हैं, जिसमें सोलेनॉइड मॉडल भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख करके इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं 2 नैनोमीटर, इसमें डबल हेलिक्स, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ये पूरा डीएनए का भाग, ठीक है, ये पूरा डीएनए का भाग। अब आप इसको 2 तरीके हैं इस चीज़ को देखने के।
इस पॉइंट को समझने के दो तरीके हैं। एक तो अपने माइंड को एकदम स्थिर करके इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कि ये है कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई से कॉम्प्लेक्स करना। दो पॉइंट है, दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। या तो आप नीचे से ऊपर चलो, मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी से एकदम सिंपल करो, या सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर चलो ठीक है हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हमारे पास डीएनए है, सिंप्लीफाई से कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। देखो जैसे हमारे पास डीएनए है, डीएनए का मैंने आपको बताया ये जो डीएनए होता है ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रहता है, न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ मिल करके एक पैकेजिंग होती है। जो डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पैकेजिंग में काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नैनोमीटर वाला ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन है, उसके चारों तरफ ये इसी तरीके से रैपिंग हुई है, ठीक है। तो ये है बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग फॉर्म ए क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन जो है वो इसी फेज में रहते हैं। अब देखो आगे जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइडिंग होना स्टार्ट होता है, या मेटाफेज में, ये जो देख रहे हैं क्रोमोसोम, ये मेटाफेज में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, सेल साइकिल के मेटाफेज में। बाकी उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। अब यहाँ पर जो 30 नैनोमीटर वाला आप देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग सिर्फ इसके इतने भाग में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका छोटा सा अगर आप पार्ट काटे तो ये आप उसको ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर निकल कर आएगी। अब इसके इस वाले भाग को, इस ऊपर वाले छोटे से भाग को अगर आप काट के देखेंगे तो आपको ये तीनों मॉडल दिखाई देंगे। मतलब कि ये जो है उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स 30 नैनोमीटर। अब फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला डायग्राम है, जो लूप्स में पैकिंग है, ये जो एक छोटे से एक लूप्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पूरा सोलेनॉइड मॉडल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब इतने से भाग में ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जाए तो देखो जो क्रोमोसोम का एक छोटा सा जो रीजन है, ये पूरा लूप में डिवाइड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है, कितने सारे जो डीएनए की जो लेंथ है उसको कैसे पैकेजिंग हुई है, ठीक है। ये 70 नैनोमीटर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे डीएनए की पैकेजिंग होती है सेल वहाँ पर क्रोमोसोम्स में, ठीक है। एक डीएनए का किस तरीके से पैकेट बनते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए के पैकेट्स। क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया होगा टर्म, ठीक। तो ये सारा हमने टॉपिक्स पढ़ा, इसको आप फटाफट नोट करें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए क्रोमोसोम। अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या फिर उसके फंक्शन या फिर टाइप्स के बारे में, नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज जो आपकी कंफ्यूज ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट जब सेल का जब रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने होने चाहिए, लेकिन अभी इतने रह गए हैं। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ह्यूमन के, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल के अंदर 46, each cell of human body contain 46 क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये किस फेज में है, ये मैं आपको मैंने बताया था जीवन फेज में, ठीक है। जीवन फेज के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। अब वो एस फेज के अंदर, अभी मैं जीवन फेज की बात आपको यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल साइकिल के इंटरफेज के अंदर G1, S एंड G2 तीन फेज होते हैं। G1 फेज के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे, और S फेज के अंदर आपको जो है जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन के बाद जब आप G2 फेज में देखते हैं कि उस समय भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही रहती है, जबकि आपको पता है कि डीएनए जो है रिप्लिकेट हो चुका है, तो उस कंडीशन में 92 होने चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूँ फटाफट। जैसे कि आप लोगों को पता है 46 क्रोमोसोम है, वो इस कंडीशन में दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये 46 क्रोमोसोम जिसकी मैंने बात की जीवन फेज में, वो ऐसा होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, एक डीएनए थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है। अब जब जैसे ही आप एस फेज में जाओगे, सेल साइकिल के एस फेज में, तो उस समय डीएनए रिप्लिकेट करता है। तो जैसे ही वो रिप्लिकेट करेगा तो ये जो डीएनए है ये रिप्लिकेट होकर के अपनी एक और नई कॉपी बना लेगा, आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, ठीक है। जस्ट जैसा ये है ऐसा ही जस्ट वो भी होगा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बना करके जब आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा तो ये इस तरह से, सेंट्रोमियर एक ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सेंट्रोमियर पर ही डिपेंड करता है क्रोमोसोम की संख्या। अब ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन अब यहाँ पर अगर यहाँ पर एक और सेंट्रोमियर होता है और उस पर क्रोमेटिड प्रेजेंट होता तो हम कहते हैं दो क्रोमोसोम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड करता है सेंट्रोमियर पर। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए के रिप्लिकेशन होने के बावजूद क्रोमोसोम की संख्या सेम है, लेकिन क्रोमेटिड और डीएनए की संख्या बढ़ चुकी है। इसमें ये जो क्रोमोसोम है, इसमें कितने क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, ठीक है। और दिस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ
2 क्रोमेटिड्स। तो इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं और इसमें 1 क्रोमेटिड्स है। तो आफ्टर जब जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो जो डीएनए की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन सेंट्रोमियर की संख्या नहीं बढ़ती, जिसके कारण क्रोमोसोम सेम रहता है, 46 ही रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी 46 और सब यहाँ पर जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट, जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तब भी 46 रहता है। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि सपोज करो जैसे ये है, इसको आप क्रॉसिंग ओवर करा दो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ये आइडेंटिकल कॉपी है एक दूसरे की, आइडेंटिकल कॉपी है। जो कोड इसके अंदर होंगे, डीएनए के जो भी कोड इसके अंदर होंगे वही इसके अंदर भी होगा, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीन के कोड से चेंज होने से जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रॉसिंग ओवर करा देते हो क्योंकि आइडेंटिकल कॉपी है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। और विच बिकम विजिबल, कब विजिबल होता है, कब दिखाई पड़ता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू, ठीक है। सेल डिवीजन 2 प्रकार से होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस डिवीजन होता है। अब इसमें हम डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी एमसीक्यूज वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लें कि जो क्रोमोसोम होता है उसकी खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, ठीक है। एंड हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर बेसिक डाई लाइक एनिलीन, एनिलीन के साथ जैसे बेसिक डाई जो होते हैं उनके साथ इनका बड़ा ही एफिनिटी है एक दूसरे से, ठीक है, खिंचाव, लगाव जो उसे बोलते हैं। क्रोमोसोम नॉट विजिबल अनडिवाइडिंग न्यूक्लियस, जब डिवीजन जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है अनडिवाइडिंग रहता है, उस समय विजिबल नहीं होते। क्यों? ड्यू टू द हाई वाटर कंटेंट, उस समय न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है हाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। दूसरा है विजिबल कब होते हैं? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पर डिपेंड करता है? काफ़ी सारे वेरी करते हैं, अलग अलग स्पीसीज में आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 46 हैं, किसी अलग ऑर्गेनिज्म, चूहा, बिल्ली, अलग अलग स्पीसीज में, मतलब अलग अलग जो जेनेरा है उनके अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनका नंबर अलग अलग होता है, करेक्ट। हाँ, इंडिविजुअल स्पीसीज के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो सेम हो सकती है, ठीक है, सेम होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर हम यहाँ पर सबसे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सबसे कम क्रोमोसोम पाया जाता है तो उसका नाम आप लिख लीजिए, क्योंकि लीस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ये दोनों याद किया जाता है। तो लीस्ट नंबर है मिरमिसिया पिलुसुला। इसका ये जो है, इसके एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। जब भी आप क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं तो वो एक सेल के लिए है, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक सेल के अंदर क्रोमोसोम है, बट एक सेल के लिए हम देखते हैं। ऑफियोग्लोसम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके अंदर 1260, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? ऑफियोग्लोसम के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे कॉलेज जहाँ पर, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके कॉलेज पर एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। ऑफियोग्लोसम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसका नंबर है 1260, ठीक है, 1260। और प्रत्येक सेल के अंदर, फिर से मैं बताता हूँ कि हमने ये एक सेल के लिए देखा है, वैसे तो पता नहीं कितनी सेल होगी उसकी बॉडी के अंदर और कितने सारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये था थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में। अभी हमने थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देखा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किस पर डिपेंड करता है? ये हमने सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पर हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 टाइप के क्रोमोसोम हो जाते हैं। एक टीलोसेंट्रिक, एक होता है एक्रोसेंट्रिक, होता है सब मेटासेंट्रिक, एक होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आप देखेंगे क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स जो होते हैं, दोनों जो आर्म्स हैं वो कहाँ पर हैं? बिल्कुल इक्वल है, और सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में। तो इस तरह का जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे इसको आप कहेंगे मेटासेंट्रिक, करेक्ट। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। इसमें आप देखेंगे एक आर्म इसमें स्मॉल है और दूसरी आर्म इसमें थोड़ा बिग है, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये इसका जस्ट आप कह सकते हैं, इसमें जो एक आर्म हो हल्का सा छोटा हो जाएगा। एक होगा कि एक आर्म बिल्कुल ही छोटा हो जाए और दूसरा आर्म्स जो इसका बड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और एक होता है जो सेंट्रोमियर में आप देखेंगे इसमें एक आर्म है और दूसरा आर्म्स अब्सेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो इस बेस पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर हम जो है क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड भी आपको समझ में आ गया, ये मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि क्रोमोसोम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स भी आते हैं, पोलिटीन क्रोमोसोम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे भी हम अलग से वीडियो बना करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ध्यान से, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बाहर की तरफ बीच में तो होता है सेंट्रोमियर, नाम याद कर लेना, ताकि क्रोमोसोम में अगर मैं जेनेटिक का कोई टॉपिक अगर अपलोड करता हूँ तो उसको आप इजिली समझ पाएँ।
सेंटर में होता है इसमें सेंट्रोमियर, जो ये क्रोमोसोम है इसमें बीच में सेंट्रोमियर होता है और इसके बाहर की तरफ एक वाल होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये पेलिकल की वाल प्रोटीन की बनी हुई ये पेलिकल की एक वाल होती है और इसके अंदर डीएनए के थ्रेड होते हैं। डीएनए के थ्रेड जो होते हैं उनको हम क्रोमेनीमाटा कहलाता है, ठीक है। वो जो थ्रेड है उसको हम क्रोमेनीमाटा बुलाते हैं। वो नथिंग, क्रोमेनीमाटा इज नथिंग बट ये है डीएनए है, ठीक है, डीएनए का ही पार्ट है, करेक्ट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कोई कोई ऐसे भी, जैसे आपने ये क्रोमोसोम देखा है तो सिंपल क्रोमोसोम की है। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें सैटेलाइट की तरह एक टीनी आउटग्रोथ पाई जाती है, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये होगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस और ये होगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, करेक्ट। अब इसमें ये जो सैटेलाइट जिसमें पाए जाते हैं उस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। किस किस पेयर में? 13वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां, या 13, 14, 15, 21, 22, इन पेयर्स के अंदर ये 5 पेयर्स है जिनके अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि उसमें सैटेलाइट प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इसको हम क्रोमेटिड भी बोलते हैं, आप इसको क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो क्रोमेनीमाटा है इसके अरेंजमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पैरेलल अरेंजमेंट कराएगा। इसमें देखेंगे बिल्कुल बराबर बराबर थ्रेड, दोनों थ्रेड एकदम पैरेलल है। तो ये जो अरेंजमेंट है क्रोमेनिटा का, इसको हम बोलेंगे पैरानेमिक, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पैरानेमिक थ्रेड क्रोमेनीमाटा। और ये कब होता है? जब सेल के अंदर जो है मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में आपको उसमें वो जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा दिखाई देगा? पैरानेमिक, यानी कि पैरेलल अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा क्रोमेनीमाटा का। लेकिन अगर माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जो क्रोमेनीमाटा जो अरेंज होंगे वो आपस में इस तरह से जुड़ कर, इसको हम बोलेंगे प्लेक्टोनेमिक, ठीक है, प्लेक्टोनेमिक। तो ये पॉइंट कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आप नोट कर लेंगे। बाकी एक और पॉइंट है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने हैं? 46 और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसको याद रखना है। और इसमें से 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, मतलब उन पर दैहिक लक्षणों का विकास, उससे जो है दैहिक लक्षण, मतलब हमारी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है उससे बनता है। और जो 23 पेयर वाला जो क्रोमोसोम है वो जेंडर डिफाइन करता है, मतलब 23 क्रोमोसोम जो होता है वो डिफाइन करता है कि जेंडर क्या है, बॉय है या लड़का है या लड़की है, कुछ इस तरह से, ठीक है। वो एक्स, तो उसको हम बोलते हैं XY या XS से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो XY जो होता है वो बॉय को रिप्रेजेंट करता है, और या फिर आप मेल को कह सकते हैं, और जो XX होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थोड़ा बेसिक पॉइंट था। सो फ्रेंड्स, यदि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक्स चाहिए तो आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री जूम। इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो 75 या 80% सिलेबस जो है अपलोड है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा नंबर भी यहाँ पर है, नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।